नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। लगातार और निरंतर आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होंगे। दोस्तों, लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हमारा किन कारणों से हुआ था, युद्ध में का परिणाम क्या रहा था, वो सब हम एक तरीके से समझ चुके थे। यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है वो आपका क्या कहते हैं, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है हिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप का। तो अगर आप वहां पर ये ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको विभिन्न पीडीएफ वगैरह उपलब्ध करा दी जाएंगी, क्योंकि जैसे ये टॉपिक समाप्त होने वाला है तो अब इसकी पीडीएफ बना करके आपको ग्रुप में मिल जाएगी। क्लियर? तो मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए आप उस ग्रुप में आ जाइएगा, तो आपका मोस्ट वेलकम। चलो ठीक है, फिर हम शुरुआत करते हैं आज द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का। तो सेकेंड द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब हुआ था 1848 से 1849 हुआ था। ठीक है, 3 चरणों में पढ़ेंगे बच्चा इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके कारण क्या थे, दूसरा युद्ध का विस्तार और तीसरा पार्ट रहेगा हमारा परिणाम, इसका परिणाम क्या रहा था। क्लियर? 3 पार्ट में रहेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कारण से, यानी कि कारण से स्टार्ट करते हैं। कारण, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारण की, आखिर क्या कारण थे इसके, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारण क्या रहे थे, कारण को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर कारण की बात करी जाए, ठीक है, तो एक तो डलहौजी की विस्तारवादी नीति, ये पहला कारण था। जनवरी 1848 में जब डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये पहले से निश्चित था, इसके दिमाग में ही था कि मतलब ये कहता था कि जितना भी मौका मिले, कोई भी मौका हमें किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को जीतने से नहीं गंवाना चाहिए। जो भी हो सके, पॉसिबल हो सके, जल्द से जल्द क्षेत्रों को जीता जाए और कंपनी के क्षेत्र में मिला दिया जाए। तो डलहौजी की विस्तारवादी नीति के कारण एक ये युद्ध भी था इसका कारण। ठीक है, दूसरा अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ, तो हेनरी लॉरेंस आप जानते हो, ये लाहौर में रेजिडेंट रहा था। हेनरी लॉरेंस ने क्या करा था, इस समय के आसपास में आकर के इसने जो सिख सेना थी, सिख सेना की जो संख्या थी, उस संख्या में 10,000 सैनिकों की कमी कर दी। मतलब टोटल ऑफ नंबर जितनी भी सैनिक थे उसमें 10,000 सैनिक की कटौती कर दी, और वो 10,000 सैनिक जो कम हुए तो उस वजह से क्या होगा, सेना में विद्रोह हो गया था। क्लियर? तो हेनरी लॉरेंस ने क्या करा था बच्चा, इसने करा था 10,000 सैनिकों की कटौती। ठीक है, सिख सेना में की थी इसने कटौती है। तीसरा, रानी जिंदान बेगम आप जानते हो, ये मैंने आपको बताया था, इससे पहले संधि हुई थी आपके बहरोवाल की संधि, उसमें 1.5 लाख रुपए वार्षिक देने का निश्चय किया गया था। लेकिन अब क्या करेगा अंग्रेजों ने, बाद में रानी जिंदान के 1.5 लाख रुपए जो वार्षिक उसका आय का स्रोत था, उसको घटा करके 48,000 कर दिया। कितना कर दिया? 48,000, और ये क्या था, वार्षिक था। तो काफ़ी इसकी राशि कम हो गई। इस वास्ते रानी जिंदान भी क्या थी, नाराज थी। तो इसने भी क्या करा, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, एक था आपका कश्मीर मुद्दा, ये सब कारणों चल रहा है। कश्मीर मुद्दा क्या था? कश्मीर मुद्दा ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पूर्व में, आपको लाहौर की संधि जो 9 मार्च 1846 में हुई थी, तो उसमें मैंने आपको बताई थी बात, ये बताया था कि अंग्रेजों ने ये करा था, 1.5 करोड़ रुपए देना था सिख राज्य को, लाहौर दरबार को। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। 50 लाख तो नकद दिया, 1 करोड़ के बदले कश्मीर देने का वादा किया। तो अंग्रेजों ने 1 करोड़ किससे ले लिया? गुलाब सिंह से। ठीक है, गुलाब सिंह से लेकर के कश्मीर किसको दे दिया? गुलाब सिंह को। लेकिन अभी तक सिख राज्य द्वारा प्रॉपर तरीके से जो हस्तांतरण हुआ था कश्मीर का, कश्मीर अभी सौंपा नहीं गया था गुलाब सिंह को। और अभी भी सिख राज्य का जो वहाँ पर मतलब उसका सूबेदार था, वो अभी भी क्या कर रहा था, शासन कर रहा था सिख राज्य की तरफ से। तो अब गुलाब सिंह उस पर अपना अधिकार चाहता था, लेकिन सिख राज्य उसको देने से आनाकानी कर रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या करा, एक सेना भेज करके कश्मीर पर अधिकार कर लिया, गुलाब सिंह को सौंप दिया। तो कश्मीर पर अधिकार करना इन दोनों के मध्य मतभेद का कारण बना, जिसके कारण ये भी एक प्रमुख कारण रहा था किसमें, आपके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। क्लियर? नेक्स्ट,
चौथा और पांचवा सॉरी, ये आपका मुल्तान। ठीक है, मुल्तान में आपको मैं बताऊं, मुल्तान डायग्राम में आपको पता है मुल्तान कहाँ पर, आपको डायग्राम पता ही है। मुल्तान में था मूलराज। मुल्तान में कौन था बच्चा? मूलराज। यहाँ का जो प्रांतपति था, यहाँ का जो सूबेदार था, यहाँ का जो सूबे का मालिक था, कौन था? मूलराज था। ठीक है, तो मैं इसकी कहानी आपको समझा रहा हूँ। जो प्रॉपर कारण था, तात्कालिक कारण मुल्तान का ही था। क्या था? मुल्तान का कारण ही सबसे प्रमुख कारण था तात्कालिक उस समय के द्वितीय अंगल सिख युद्ध के होने का। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजों ने, यानी कि स्पेशली हेनरी लॉरेंस ने एक आदेश जारी करा। उसने ये कहा कि 20 लाख रुपए मूलराज, जो मुल्तान का गवर्नर है, मूलराज अंग्रेजों को 20 लाख रुपए दे दे। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुल्तान में 33% तक 33% तक टैक्स बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इन दोनों ही बातों को मूलराज ने मानने से इनकार कर दिया और उसने क्या करा? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जब उसने इस्तीफा दे दिया तो अंग्रेजों ने क्या करा? उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। कहा क्या? आपका मुल्तान का गवर्नर। और जब वो दूसरे व्यक्ति मुल्तान गवर्नर नियुक्त करा गया तो उसके साथ 2 अंग्रेज अधिकारी भी भेजे कि मुल्तान जा कर के इसको गद्दी पर बैठाने में सहायता करें। अब जैसे ही वो मुल्तान पहुंचा, 2 अंग्रेज अधिकारी भी साथ गए थे, लेकिन जैसे मुल्तान पहुंचा तो वहाँ पर जनता ने मुल्तान में विद्रोह कर दिया। और विद्रोह जैसे ही किया तो दोनों जो अंग्रेज अधिकारी गए थे साथ में, वो दोनों भी क्या हुए? मारे गए। काहन सिंह नाम था, अगर आप नाम याद रखना चाहो। इसको मूलराज ने त्यागपत्र दिया था, तो इसके स्थान पर जो व्यक्ति नियुक्त हुआ था वो काहन सिंह हुआ था। काहन सिंह। ठीक, मेरे पास समझना दोबारा से। मूलराज ने रिजाइन दे दिया, काहन सिंह को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब काहन सिंह जब मुल्तान पहुंचा तो इसके साथ में 2 अंग्रेज अधिकारी भी गए थे, लेकिन जब काहन सिंह और 2 अंग्रेज अधिकारी पहुंचे मुल्तान, वहां की जनता ने उन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, जिसके कारण क्या हुआ? मुल्तान में पूरा विद्रोह मच गया। और विद्रोह मचने के बाद उन लोगों ने मूलराज से कहा कि भाई दोबारा से शासन का मतलब जो गद्दी है वो संभाल ले। मूलराज एग्री हो गया इस बात को, मूलराज मजबूरी में एग्री भी हो गया था। ठीक है, तो अब जब की मुल्तान में घटना घटी तो धीरे धीरे ये घटना जो था, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह था, वो लगभग पूरे पंजाब में फैल गया। एक प्रकार से कहा जाए तो पंजाब का राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था उस समय के हिसाब से, केवल पंजाब के लिए। लेकिन अंग्रेज यानी कि डलहौजी अभी शांत बैठा रहा था। क्यों? क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था और अंग्रेज गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी युद्ध लड़ने के पक्ष में नहीं होते थे। इसलिए डलहौजी ने कुछ इंतजार करा और लगभग वो जो विद्रोह मुल्तान से शुरू हुआ था वो लगभग संपूर्ण क्या हुआ? पंजाब में फैल गया। और जैसे ही गर्मी का मौसम समाप्त हुआ, तुरंत डलहौजी ने घोषणा कर दी कि बिना किसी कारण के, बिना आपने हमें बताए हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, अब हम तुम्हें दंडित करेंगे। यहाँ तक कहा था उसने कि मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं इस पंजाब को तहस नहस कर दूंगा, मतलब उसको राज्य में मिला लूंगा। इस प्रकार से जो युद्ध की शुरुआत थी वो आपके बच्चा हो चुकी थी। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आया। ये हो गए आपके सेकंड युद्ध के कारण क्या थे। अब मैं बात करता हूँ युद्ध का विस्तार। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी, ये कारण वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है उसमें युद्ध का विस्तार। तो युद्ध के विस्तार जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सामान्यतः 3 युद्ध हुए थे, है ना। हेडिंग है हमारा युद्ध का विस्तार। इसमें आपको 3 बताऊंगा, 3 युद्ध बताऊंगा आपको, और तीनों ही महत्वपूर्ण आपके। ठीक है, सबसे पहले हुआ था आपका रामनगर का युद्ध। रामनगर का युद्ध, ठीक है। अच्छा, ये है कहां पर? चलो पहले लिख दे रहा हूं, रामनगर का युद्ध। दूसरा हुआ था आपका चिलियावाला का युद्ध। और तीसरा था बच्चा आपका तोपों का युद्ध, या इसे तोपों को बोलते हैं गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं ये तीन युद्ध हुए थे द्वितीय अंगल सिख युद्ध के अंतर्गत, है ना। इन 3 युद्ध को पढ़ा जाता है। अब मैं आपसे पहले यहाँ बताऊँ प्रश्न कैसे पूछेगा। यहाँ पर प्रश्न जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा, या तो पूछेगा आपसे कि रामनगर का युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध का भाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय अंगल सिख युद्ध का भाग है। क्लियर। दूसरा पूछेगा चिलियावाला युद्ध किस युद्ध का भाग है, आपका आंसर द्वितीय अंगल सिख युद्ध का भाग है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जीएस में। अगर आप नॉर्मली जीएस पढ़ रहे हो तो आपको ये वाला याद रखना है, तोपों का युद्ध अथवा गुजरात का युद्ध, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि तोपों का युद्ध अथवा गुजरात का युद्ध
किस युद्ध का निर्णायक युद्ध साबित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय अंगल सिख युद्ध। लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर पढ़ रहे हो चीज़ों को, जैसे कि आप ऑप्शनल के तौर पर हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो रामनगर, चिलियांवाला, इन सबका आपको क्रम भी याद करना पड़ेगा, इनका सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। क्लियर? कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। अब मैं इन युद्ध के विषय में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामनगर के युद्ध की। रामनगर युद्ध हुआ कहाँ पर था? एक नदी है, आपको नाम सुना है, चिनाब नदी। तो बच्चे चिनाब नदी के तट पर हुआ था। क्लियर? दूसरा हुआ कब था ये? तो नवंबर 1848 में हुआ था, ठीक है। और इसमें हुआ क्या था रामनगर युद्ध में? इसमें जो नेतृत्व किया था किसकी तरफ से? अंग्रेज की तरफ से, वो करा था जनरल गॉफ। जनरल गॉफ ने, ठीक है। किसने करा था? जनरल गॉफ ने करा था। तो जनरल गॉफ मिल जाएगा। तो रामनगर का युद्ध हो गया आपका, चिनाब नदी के तट पर रामनगर, नवंबर 1848 में हुआ था। अंग्रेजी नेतृत्व किसने किया था? जनरल गॉफ ने किया था। ये युद्ध जो था अनिर्णायक रहा था, कोई खास निर्णायक नहीं हुआ था, दोनों तरफ से सेना, इसमें समानता अंग्रेजी पर नुकसान हुआ था अंग्रेजों को, लेकिन अनिर्णायक रहा था। दूसरा बच्चा चिलियांवाला युद्ध, अब इसको देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। चिलियांवाला युद्ध की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये है कहाँ पर? तो ये बच्चा झेलम नदी है, झेलम नदी के तट पर है, ठीक है। हुआ कब था? तो जनवरी 1849 में हुआ था। और जो नेतृत्व किया था इसमें भी अंग्रेज नेतृत्व किसने किया था? जनरल गॉफ ने। दोनों में ही जनरल गॉफ ने अंग्रेज का नेतृत्व किया था प्रारंभिक 2 युद्धों में। लेकिन दोनों ही युद्ध में क्या कहते हैं आपके अंग्रेजों को पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई थी, इसलिए डलहौजी ने बाद में तोपों के युद्ध अथवा गुजरात के युद्ध में जनरल गॉफ को हटा दिया। मतलब सेनापति ये नहीं रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि बात समझने वाली ये है कि इन 2 युद्ध में, रामनगर युद्ध और चिलियांवाला के युद्ध में, ठीक है, इन 2 युद्ध में अंग्रेजों को पूर्णतः पराजय नहीं मतलब विजय प्राप्त नहीं हो पाई थी। और यहाँ के चिलियांवाला युद्ध में तो इनको एक क्षति का भी सामना करना पड़ा था। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ आपसे तोपों के युद्ध की। अगर अच्छा तोपों युद्ध की बात करी जाए तो कब हुआ था? ये हुआ था 21 फरवरी 1849 को। नदी आपकी चिनाब नदी के तट पर यह हुआ था, ठीक है। इसमें जो अंग्रेज का नेतृत्व था वो किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने किया था। चार्ल्स नेपियर ने किया था। अंग्रेज नेतृत्व कौन किया था? चार्ल्स नेपियर किया था। और चार्ल्स नेपियर ने बुरी तरीके से सिख सेना को पराजित कर दिया था और ये युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। और इसके पश्चात क्या हुआ था? सिखों की पराजय हो गई थी और इस पराजय के पश्चात सिख राज्य का विलय कर लिया गया था। किसमें? अंग्रेजों के क्षेत्र में। क्लियर? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमारा विस्तार भी कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसके परिणाम क्या रहे थे। क्लियर? युद्ध के परिणाम। अब हम पढ़ना है बच्चा परिणाम। अगर मैं परिणाम की शुरुआत करूं तो देखो सबसे पहला परिणाम क्या हुआ था? जो महत्वपूर्ण परिणाम यही था, आपको मैं बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद लिख भी दूंगा। परिणाम ये हुआ था कि जैसे ही आपके इस युद्ध में पराजित होती है, तोपों के युद्ध में सिख सेना पराजित होती है, उसके बाद फरवरी में पराजित हो गए थे। उसके बाद 29 मार्च 1849 को, है ना, 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने सिख राज्य को, है ना, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। यानी कि पंजाब राज्य का जो स्वतंत्र अस्तित्व था, जो अपने आप में स्वतंत्र था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अब पंजाब राज्य, पंजाब वाला क्षेत्र था, वो सिख राज्य का हिस्सा हो गया। और जो राजा था दलीप सिंह, उसकी जो राजशाही थी, यानी कि राजा पद समाप्त हो गया। और दलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ दलीप सिंह की पूरी जानकारी इसके बारे में, कि इंग्लैंड भेज दिया गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वो इंग्लैंड चला गया था। तो मैं आपको तिथि याद रखना, 29 मार्च 1849 को पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय। क्लियर? इसका विलय कर लिया गया था 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश राज्य में इसका विलय कर लिया गया। दूसरी बात, अब जब ये विलय करा गया था तो इस विलय का बच्चा एक व्यक्ति तो समर्थक था, एक व्यक्ति क्या था? समर्थक, और एक व्यक्ति था इसका विरोधी। एक ने कहा कि भाई हम समर्थन करते हैं कि ठीक है विलय सही किया गया है, एक इसका विरोध कर रहा था, बोले इसका हमें मतलब क्या कहते हैं, विलय नहीं करना चाहिए। समर्थन जो किया था वो करा था बच्चा आपका लॉरेंस,
हेनरी लॉरेंस था, जॉन लॉरेंस ने, जॉन लॉरेंस। और जो विरोधी था, विरोध कर रहा था हेनरी लॉरेंस ने। ठीक है, तो समर्थन किया किसने? जॉन लॉरेंस ने। और जो विरोध किया था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस लाहौर का रेजिडेंट भी रहा था। तो जब विरोध हेनरी लॉरेंस ने किया कि भाई ये गलत है, नहीं करना चाहिए, और विरोध स्वरूप हेनरी लॉरेंस ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग, जो पहले गवर्नर जनरल रहा था भारत में, उसके हस्तक्षेप के बाद हेनरी लॉरेंस ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था, लेकिन लगातार विरोध करता रहा था। वहीं समर्थक जॉन लॉरेंस था, उसने कहा कि पंजाब का विलय करना बिल्कुल उचित है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्लियर। दूसरी बात, जब इसका विलय हुआ, विलय होने के पश्चात आप समझ गए राजशाही खत्म हो गई। अब पूरा शासन किसका हो गया? अंग्रेजों का। और पूरे पंजाब के मालिक कौन हो गए? अब अंग्रेज। क्लियर। अब मैं इसको कहानी को आगे बढ़ाऊं, यहां तक हुआ? ठीक है। अब इसके बाद क्या करा बच्चा? पंजाब में 3 कमिश्नर नियुक्त किए गए, मतलब कमिश्नर मंडल बनाया गया। कमिश्नर मंडल बनाया गया और इसमें 3 व्यक्ति थे। एक तो था आपका हेनरी लॉरेंस, जो अभी मैंने आपको बताया था, हेनरी लॉरेंस। एक था आपका जॉन लॉरेंस और एक था आपका चार्ल्स मैसन। ठीक है, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मैसन। हेनरी लॉरेंस को मतलब जब पंजाब पूरा विलय कर लिया गया तो पंजाब को चलाएं कैसे, पंजाब की शासन व्यवस्था को, प्रशासन को कैसे संभाला जाए, तो उसके लिए 3 लोगों का ग्रुप बना दिया गया। और ये जो बोर्ड था, एक कमिश्नरी बोर्ड था, एक प्रकार से कमिश्नरी बोर्ड हो गया। इस कमिश्नरी बोर्ड में 3 लोगों को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक अधिकार दिए गए, प्रशासनिक अधिकार दिए गए। ठीक है, वहीं जॉन लॉरेंस को इसको भू राजस्व का अधिकार दिए गए, भू राजस्व का अधिकार। वहीं चार्ल्स मैसन को इसके लिए दिए गए थे बच्चा आपका न्यायिक, इसको न्यायिक अधिकार दिए गए। यानी कि प्रशासन संभालेगा पंजाब के अंदर हेनरी लॉरेंस, भू राजस्व संभालेगा जॉन लॉरेंस और न्यायिक कार्य संभालेगा चार्ल्स मैसन। इन तीनों के अंतर्गत पंजाब को इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था बना दी गई। ठीक है, लेकिन ये जो व्यवस्था हुई थी 1849 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1849 में की गई थी। लेकिन बच्चा 1853 में ये जो था मंडल जो था समाप्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब 1853 में इसको कमिश्नर मंडल को यानी बोर्ड ऑफ कमिश्नर को समाप्त कर करे 1853 में इसकी जगह चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब का पद सृजित किया गया। और इस पद पर पहले व्यक्ति की नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी जॉन लॉरेंस की, जॉन लॉरेंस। यानी कि अब एक ही व्यक्ति पूरे पंजाब के शासन को संभालेगा। इस प्रकार से पंजाब की कहानी क्या होती है? समाप्त होती है। मेरी बात समझ गए आप? तो बच्चे ये था हमारे द्वितीय आंग्ल सिक्के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण पंजाब राज्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। विश्वास कीजिए, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है इस स्तर तक आप आराम से यूपीएससी के आप सेक्शन को पूरा कवर करोगे। और मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं, बल्कि मैं अपनी वीडियोस में कम से कम ना तो 60 से 70% आपका मेंस भी कवर करा रहा हूँ। जो कहानी समझाता हूँ ना आपको, कहानी जो बोलता हूँ मैं, है ना, वो आपका मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्लियर। चलो यहाँ तक हमारा कवर हुआ। अब मैं आपको चीज़ें और बता दूँ बच्चा। तो जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा था ना, आपको सिख गुरु पढ़ाए थे मैंने, सिख गुरु के लास्ट में इसको ऐड कर दिया ना, या फिर आप जहाँ खालसा खत्म हुआ है, खालसा पंथ जो मैंने आपको खालसा पढ़ाया था, है ना, या मिसल पढ़ाई थी, 12 मिसल पढ़ाई थी, उन 12 मिसल के बाद इसको ऐड कर देना। मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ। 5 तख्त या पंच तख्त बोलते हैं इसे, पंच तख्त। ये 5 सिखों के 5 धार्मिक स्थल हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ये एक है आपका अकाल तख्त, आपसे पूछेगा अकाल तख्त साहिब कहाँ पर है, अकाल तख्त साहिब कहाँ पर है। एक पूछेगा दमदमा साहिब कहाँ पर है। एक पूछेगा आपसे क्या कहते हैं आपका, ये हो गया। एक आपका है केसगढ़ साहिब, केसगढ़ साहिब। एक है आपका पटना साहिब, पटना साहिब। और एक है आपका बच्चा हुजूर साहिब, हुजूर साहिब।
इनको आप याद रखना, ठीक है। अकाल तख्त साहिब कहाँ पर है, ये मैच कराता है आपको। एक तरफ देगा 4 ऑप्शन, ये देगा, ये 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो ये 4 दे दिए, ठीक है। इनके आगे लिख देगा ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, और इसमें से एक मिस होगा, मतलब एक गलत लिखा होगा, आपको सही करना होगा इनमें कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ठीक है। तो आपसे ये मैच करा लेता है, जीएस में समानता पूछे जाते हैं। तो अकाल तख्त साहिब कहाँ पर है बच्चा, अमृतसर में, अमृतसर। दमदमा साहिब भी कहाँ पर है बच्चा, अमृतसर में। जो आपका तलवंडी है वहाँ पर भटिंडा के पास में, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ तलवंडी, ये आपको मिल जाएगा भटिंडा के पास में। केशगढ़ जो साहिब है ये आपका आनंदपुर, अमृतसर, ठीक है। पटना साहिब आप समझ रहे हो पटना में ही है। हुजूर साहिब जो है नांदेड़, नांदेड़ कहाँ पर है, महाराष्ट्र, यहाँ पर। इन 5 तख्त को याद रखना। ये सिखों के 5 धार्मिक स्थल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ऐड कहाँ करना है, इनको ऐड करना है आपको सिख गुरु जहाँ समाप्त हुए थे वहाँ पर ऐड कर देना, या फिर खालसा या आपका मिसल्स जो 12 मिसल थी मैंने वहाँ समाप्त कराया टॉपिक को, वहाँ इनको ऐड कर देना, क्लियर। तो ये बताने से रह गया था, वो आज दिमाग में आया तो कवर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सिख राज्य कंप्लीट हुआ। नवीन राज्यों का उदय हमारा टॉपिक चल रहा था। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं आपको तीसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये पहला था हमारा उत्तरोत्तर मुगल काल, लेटर मुगल एम्पायर पीरियड, वो हमारा कवर हुआ था। दूसरा विदेशी कंपनियों का आगमन, वो हमने कवर किया था। तीसरा नवीन राज्य का उदय हमारा चल रहा है, उसमें मैं आपको कई सारे राज्य करा चुका हूँ। पंजाब राज्य में आज हमारा फिनिश हो गया। अगला जो टॉपिक है मेरा मराठा है, लेकिन मराठाओं से पहले मैं आपको 1-2 टॉपिक और करा दे रहा हूँ। वो ज़्यादा बड़े नहीं है, मुश्किल से 20-20 मिनट के टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक 10 मिनट के भी हैं, ठीक है। मराठा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम ना तो 15 वीडियोस पर मेरी 10 से 15 वीडियो रहेंगी। तो जैसे अवध हो गया, अवध से प्रश्न आपके पीसीएस में या वनडे एग्जाम में सभी में पूछे जाते हैं। अवध यूपी का स्पेशली है, तो अवध राज्य में आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा भरतपुर के जाट, वहाँ से प्रश्न आते हैं, चूड़ामन वगैरह से पूछे जाते हैं, है ना। सूरजमल से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पूछता है अफलातून कौन, जाटों का अफलातून कौन कहलाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पूछता है निम्नलिखित में से किसने, जाटों से बता रहा हूँ आपको, निम्नलिखित में से किसने अकबर की हड्डियों को जलाया था। इस प्रकार के प्रश्न वहाँ से जाटों से पूछे जाते हैं। तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक भरतपुर हो गया। नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको राजपूत। राजपूत में आपको स्पेशली सवाई जयसिंह को पढ़ाना है। सवाई जयसिंह के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, है ना, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अवध, एक आपका भरतपुर के जाट, और एक आपका राजपूत, ये 3-4 टॉपिक हैं। अवध इनमें सबसे बड़ा है थोड़ा सा, बाकी सब 15-20 मिनट टॉपिक, इतने बड़े टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कवर कराने के बाद मुश्किल से उसके बाद 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम मराठा को पढ़ेंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से, क्लियर। तो मराठा में आपको ऐसे पढ़ा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्लियर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, न्यू टॉपिक के साथ, अवध राज्य के साथ में। अवध राज्य देन आपका राजपूत या मराठा जो भी होगा, राजपूत या आपका जाट शासक जो भी होंगे वो आपको कवर करा के फिर हम मराठा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, ओके, धन्यवाद बच्चा।